नमस्कार, हमारे छत्तीसगढ़ के इस खास बुलेटिन में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बिलासपुर की खबर के साथ, जहां 5 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म किया गया, वो भी 2 नाबालिगों पर दुष्कर्म का आरोप लगा है। दोनों आरोपियों को पुलिस ने पकड़ लिया है। 3 दिन पहले भी 3 साल की बच्ची से दुष्कर्म हुआ था। इलाज के दौरान बच्ची ने दम तोड़ दिया था और अब 5 साल की मासूम। आखिर ये नाबालिग चाहते क्या हैं? 5 साल की मासूम बच्ची और 5 साल की मासूम बच्ची के साथ 2 नाबालिगों ने दुष्कर्म किया। हालांकि पुलिस ने इन्हें पकड़ लिया है और ऐसे मामलों में पॉक्सो एक्ट के तहत कार्रवाई होती है। 5 साल की ये बच्ची है जिसके साथ दुष्कर्म किया गया। कुछ दिन पहले ही 3 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म किया गया था, तो बच्ची ने दम तोड़ दिया इलाज के दौरान और अब ये 5 साल की मासूम। फिलहाल पुलिस ने दोनों ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। दोनों पर ही मामला दर्ज किया गया है। कार्रवाई की बात सामने आ रही है। पॉक्सो एक्ट के तहत जो है कार्रवाई होगी। इस कानून को 2012 में लाया गया था और इसके लाने की सबसे बड़ी वजह यह थी कि इससे नाबालिग बच्चियों को यौन उत्पीड़न के मामलों में संरक्षण दिया जा सके। हालांकि ये कानून ऐसे लड़के या लड़कियों दोनों पर लागू होता है जिनकी उम्र 18 साल से कम है। वहीं पॉक्सो एक्ट के तहत दोषी पाए जाने पर कड़ी सजा का प्रावधान भी है और क्योंकि 5 साल की ये मासूम है और इसके साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया। उमेश संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। उमेश, क्या जानकारी मिल रही है? दोनों ही आरोपियों ने क्या आरोप कबूल लिए हैं? बिल्कुल, देखिए, जब पुलिस ने उन्हें हिरासत में लिया और कड़ाई से पूछताछ की तो दोनों आरोपियों ने इस बात अपना जो अपराध है उसको कबूल कर लिया है। पूरा मामला कोनी थाना क्षेत्र का है और ये जो बच्ची है ये घर पर थी। 5 साल की मासूम बच्ची है। इसको पहले वो दोनों युवक चॉकलेट का बहाना बनाकर उसे एक खाली कमरे पे ले गए। उसके बाद से जो नाबालिग दोनों बच्चे हैं उन्होंने बारी बारी से दुष्कर्म किया। फिलहाल जैसे इसकी शिकायत परिजनों से बच्ची ने की, परिजन ने शिकायत की और उसके बाद पुलिस जो है मौके पर पहुंचकर दोनों नाबालिग बच्चों को हिरासत में लिया और पूछताछ की। तो पूछताछ में दोनों जो नाबालिग बच्चे हैं उन्होंने अपने अपराध को कबूल कर लिया। फिलहाल पुलिस ने दोनों को हिरासत में लेकर जो इस मासूम का और इन 2 नाबालिगों का, क्या ये आसपास में ही रहते हैं, पड़ोस में रहते हैं? ये एक ही गांव के रहने वाले हैं और चूंकि कहीं ना कहीं जिस तरीके से वो बच्ची घर में थी और ये दोनों जो नाबालिग बच्चे हैं 14-15 साल बताया जा रहा है दोनों का, जो दोनों की उम्र, वो इनकी नजर इन बच्ची पर थी पिछले कुछ दिनों से। और कहीं ना कहीं जब वो मौका पाए, खाली सुनसान वाला इलाका पाए, उसके बाद वो दोनों जो है उस बच्ची को ले जाकर कमरे में दुष्कर्म किया। हालांकि बच्ची की हालत सही है, उसके साथ कोई उसको ज्यादा तकलीफ नहीं है, ये जानकारी मिली है। जो इलाज हो रहा है वो भी हम डॉक्टरों ने कहा है कि वो अभी इस वक्त ठीक है। फिलहाल इस पूरे मामले पर पुलिस ने 2 नाबालिग बच्चों को हिरासत में ले लिया है और किशोर न्यायालय में पेश कर दिया है। जी, बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए उमेश। और अब खबर अंबिकापुर से, जहां नशेड़ी युवक के बीच सड़क लहराई कटार। एमजी रोड में कटार लहराकर डरा धमका रहा था युवक। लोगों में अफरा तफरी मची है। पुलिस ने युवक को गिरफ्तार कर लिया है। नशेड़ी युवक ने बीच सड़क पर कटार लहराई है। एमजी रोड का यह मामला, जहां कटार लहराकर डरा धमका रहा था वो लोगों को। हालांकि जो आसपास के लोग हैं वो इधर उधर भागने लगे कि कहीं उन पर हमला ना कर दे। पुलिस ने फिलहाल युवक को गिरफ्तार कर लिया है। ये वो कटार, वो हथियार की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जिसको हाथ में लेकर वो बीच सड़क पर लहरा रहा था। लेकिन इस आरोपी युवक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। किस मंशा से लहरा रहा था, क्यों दहशत फैला रहा था, कटार लहराने वाले युवक को गिरफ्तार कर लिया गया है और उसके पास से ये हथियार भी मिला है। और अब खबर रायपुर से है, जहां मेडिकल कॉम्प्लेक्स के नीचे लाश मिली है। लाश की अब तक पहचान नहीं हो सकी है। लाश मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई, लेकिन पुलिस अभी जांच में जुटी हुई है। लाश किसकी है, कहां से आई और मौत के पीछे की वजह क्या है, इन तमाम चीजों को लेकर पुलिस जांच कर रही है। रायपुर का यह मामला,
पहचान अभी लाश की नहीं हो सकी है। लाश मिलने से इलाके में सनसनी फैल चुकी है। मेडिकल कॉम्प्लेक्स के नीचे ही ये लाश मिली, लेकिन लाश की पहचान अभी बाकी है। लाश की पहचान नहीं की जा सकती है, लाश की पहचान हो रही है और साथ ही इलाके में इस लाश के मिलने से सनसनी फैल गई है। लेकिन पुलिस अभी जांच में जुटी हुई है। पुलिस जांच पड़ताल कर रही है, कौन है, कहां का रहने वाला है, यहां पर कैसे आया और इसकी लाश यहां क्या कर रही है। युगल तिवारी संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। युगल, क्या जानकारी मिल रही है आपको इस मामले में? ये देखिए, अज्ञात लाश है और पुलिस मौके पर पहुंची है और इसकी तस्दीक कर रही है। पहली तो ये है कि जो मृत व्यक्ति है उसकी शिनाख्त में पुलिस लगी हुई है। आखिर ये हत्या है फिर किसी अन्य तरह का जो सुसाइडल केस तो नहीं है। अब पूरे मसले पर पड़ताल कर रही है। मोहदाहा पारा पुलिस है और वो पहुंची है। लाश मिलने के बाद क्षेत्र में सनसनी फैली हुई है और पुलिस है जांच पड़ताल कर रही है। फिलहाल अभी पता नहीं चल पाया है कि ये जो बॉडी है, जो मृतक है, वो कहाँ का है, कौन है। लेकिन पुलिस और तमाम जो डॉग स्क्वाड एसएसएफ की टीम है वो मौके पर पहुंच के जांच कर रही है। जी, बहुत शुक्रिया युगल जानकारी साझा करने के लिए। तो अंबिकापुर में दो युवतियों ने सड़क पर जमकर ड्रामा किया। उस ड्रामे की भी तस्वीर हम आपको दिखाएंगे। दोनों युवतियां नशे में धुत बताई जा रही हैं। ये देखिए सबसे पहले तस्वीर आप। ये युवतियां दो लड़कियां हैं और ये दोनों ही युवतियां बीच सड़क पर ड्रामा कर रही हैं। सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल हो रहा है। दोनों युवतियों ने सड़क पर हंगामा किया, लोग समझा रहे हैं, बैठा रहे हैं, लेकिन मानने को तैयार नहीं। ऐसे में इनके परिजनों से भी बातचीत और संपर्क साधने की कोशिश की जा रही है। सड़क पर इन लड़कियों का ड्रामा देखने को मिला। और अब बात दुर्ग की, जहां एक इंजीनियर ऑनलाइन ठगी का शिकार हो गया है। युवक के साथ 2,64,000 की ठगी हुई है। ऑनलाइन पैसा कमाने के झांसे में ये युवक आ गया और सोशल मीडिया पर एक विज्ञापन देखा था जिसमें कि लिखा था कि रोजाना 5,000 रुपए कमाएं। और इसी विज्ञापन के झांसे में आने के बाद इस युवक ने इतने पैसे गंवा दिए कि अब शिकायत इसने पुलिस में की है। और अब खबर जगदलपुर की, जहां डुप्लीकेट फेसबुक आईडी बनाकर अश्लील फोटो और वीडियो भेजने वाला युवक गिरफ्तार हो गया है। बस्तर पुलिस ने कोरबा से इसे गिरफ्तार किया है। सीधी का रहने वाला है आरोपी। 2 साल पुराना वैसे मामला है, लेकिन आखिरकार जाकर इस युवक को गिरफ्तार किया गया जिसने एक युवती की फोटो का इस्तेमाल किया था और एक डुप्लीकेट आईडी बनाई थी। युवती ने शिकायत भी दर्ज की थी पुलिस में कि कोई उसके फोटोज का इस्तेमाल कर रहा है, वीडियोस का इस्तेमाल कर रहा है, चेहरे का इस्तेमाल कर रहा है, जिसके बाद जाकर इस युवक को गिरफ्तार किया गया है। पीड़ित युवती ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी पुलिस में, जिसके बाद जाकर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। और अब खबर रायपुर से, जहां बड़ा हादसा होते होते टल गया। तेज रफ्तार कार पलट गई, बाल बाल ड्राइवर बचा है। कांच तोड़कर बाहर निकला ड्राइवर। मामले की जांच में पुलिस जुटी हुई है। ये देखिए तस्वीर गाड़ी की। ये कार पलट चुकी है लेकिन ड्राइवर बाल बाल बचा। कोई बड़ा हादसा गनीमत रही कि नहीं हुआ, ड्राइवर बच गया है। कांच तोड़कर ड्राइवर को बाहर निकाला गया। दरअसल तेज रफ्तार में आ रही थी और अनियंत्रित होकर कार पलट गई। और अब खबर गरियाबंद से है, जहां दंतैल हाथी की दहशत लगातार जारी है और 22 से ज्यादा गांवों में अलर्ट जारी किया गया है। महासमुंद से गरियाबंद की ओर तेजी से हाथी आगे बढ़ रहा है। वन विभाग भी अलर्ट है। हाथी की मूवमेंट पर नजर पूरी है। तो ये दंतैल हाथी को आप देख रहे हैं। इस हाथी ने उत्पात मचा रखा है और दहशत फैला रखा है।
गांव वाले डर रहे हैं, कोई आग का सहारा ले रहा है। इस हाथी को जंगल की ओर खदेड़ने के लिए वन विभाग को सूचना भी दे दी गई है और वन विभाग हाथी की हर मूवमेंट पर नजर बनाए हुए है। शेख इमरान संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। शेख इमरान, क्या हाथी पर काबू पाया गया? जी देखिए, हाथी जो है महासमुंद जिले से होते हुए वो अब गरियाबंद जिले में दाखिल हो चुका है। जो अभी फिंगेश्वर वन परिक्षेत्र के जो जोगिड़ी पगाह है वहां मौजूद है, वहां के जंगल में विचरण कर रहा है और हाथी के मूवमेंट पर वन विभाग नजर रखी हुई है। और हाथी जिस तरह से फसलों को नुकसान पहुंचा रहा है, कुछ झोपड़ियों को तोड़ा है, तो अब हाथी पर काबू पा लिया गया है। हाथी को जंगल में ही रखा गया है और पूरी तरह से वन विभाग की टीम जो है लगभग 20 से 22 गाँव में हाई अलर्ट जारी कर हाथी के हर एक मूवमेंट, हर एक गतिविधियों पर नजर रखे हुए हैं। और जो लोग सुबह से खेत में काम करने जा रहे हैं, जो जंगल जा रहे हैं, उन्हें पूरी तरह से मना कर दिया गया है कि वो जंगल की ओर रुख ना करें, क्योंकि एक दंतैल हाथी मौजूद है। और जिस तरह से शाम होती है जो दंतैल हाथी गांव की ओर रुख करते हैं, तो गांव में को भी अलर्ट कर दिया गया है, लोगों को घर में रहने की हिदायत दी गई है। और पूरी तरह से वन विभाग की टीम हाथी के पीछे में ही है और हर एक गतिविधि पर नजर रखे हुए हैं ताकि किसी भी तरह के अप्रिय घटना ना हो। जी, बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए शेख इमरान। और अब बात बलरामपुर की होगी, जहां 6 किलो गांजे के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। ओडिशा से गांजा लेकर उत्तर प्रदेश ये आरोपी जा रहे थे। आरोपियों के कब्जे से एक मोटरसाइकिल भी जब्त की गई है। तो 6 किलो गांजा और 2 आरोपी मौके से गिरफ्तार किए गए हैं। तस्कर जो कि मोटरसाइकिल से ही जा रहे थे। बलरामपुर में गांजे की खेप बरामद हुई है। 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। लाख रुपए का ये गांजा बताया जा रहा है आरोपियों के कब्जे से, जो कि बरामद हुआ है। और साथ ही मोटरसाइकिल भी एक मिली है। मोटरसाइकिल किसके नाम पे है, किसकी है और ये गांजा लेकर कहां जा रहे थे, इन तमाम चीजों को लेकर अभी पूछताछ पुलिस कर रही है। बलरामपुर के अलावा सूरजपुर में भी अवैध गांजे के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। लगभग 2 लाख रुपए की कीमत इस गांजे की बताई जा रही है और 6 किलो गांजा जब्त किया गया है। गांजा बेचने की फिराक में दोनों ही आरोपी थे और दोनों ही आरोपी जशपुर जिले के रहने वाले हैं। अब रायपुर से एक ऐसी खबर जिसे सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। मोर्चरी में 4 साल से 3 लाशें पड़ी हैं। कोरोना की पहली लहर के दौरान मौत हुई थी। पीपीई किट में लपेटकर 3 लाशें रखी गई हैं। 4 साल से किसी ने छुआ तक नहीं है। अब ऐसे में कई सवाल मोर्चरी को देखने वालों पर भी कि आखिर क्यों इस लाश को इस तरीके से रखा गया है। 4 साल हो चुके हैं, बीमारी पनपती है इन लाशों से और 4 साल से किसी ने छुआ तक नहीं इस लाश को। कोविड की पहली लहर से ही ये लाश मर्चरी में पड़ी है, पीपीई किट के अंदर ये लाश। और ऐसे में 4 साल हो चुके हैं लेकिन अब तक इस लाश को यहां से नहीं निकाला गया। युगल तिवारी संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। युगल, आखिर इतनी घटिया स्थिति मर्चरी की क्यों है? आखिर क्या वजह है? क्या स्टाफ की कमी है या कोई इस ओर ध्यान नहीं दे रहा? जी बिल्कुल, देखिए 2019 में कोरोना का पहला वेव आया, हजारों लोगों की मौत छत्तीसगढ़ में हुई और उसमें से ये 3 जो लोग थे, बदनसीब लोग थे जिनकी मौत कोरोना की वजह से हुई।
पीपीई किट में मरचूरी तक पहुंचाया गया, लेकिन इसके जो क्लेम करने वाले जो परिजन हैं वो लोग ही अब तक इस डेड बॉडी को लेने के लिए नहीं आए, और यही वजह है कि इनका अंतिम संस्कार 4 सालों तक नहीं हो सका। और आज स्थिति ये है कि पीपीई किट पर लपेटकर शव को रखा गया है। ये बात अलग है कि संक्रमण का भय था तो उसे वहां से हटाया क्यों नहीं गया, साथ ही परिजन तो आए नहीं, लेकिन अस्पताल प्रबंधन को भी इस ओर ध्यान देना था कि आखिर मरचूरी में हजारों लोग की डेड बॉडीज हैं वो आती हैं, अगर संक्रमण और भी फैलता, अगर हम कोरोना की जिक्र करें, उसकी बात करें, तो ये अचरज की बात है कि यहाँ पर मानवता बिल्कुल मर सी गई है। ऐसे परिजन को भी लानत है कि जो अपने परिवार के सदस्य को मौत के बाद ले करके नहीं गए। एक कोरोना का भय था, बहुत सारे ऐसे लोग भी रहे कोविड काल के दौरान जिन्होंने अपनी जान जोखिम में डालकर कोविड पेशेंट की सेवा की, अलग अलग जो सेवाएं अपनी दी है, समाज सेवा किया, लेकिन इसमें देखें तो समाज की जो सेवा है वो मरती हुई नजर आ रही है। साथ ही साथ ऐसे परिजन जो अपने जो परिवार के सदस्य को मौत होने के बाद भी अंतिम संस्कार तक नहीं कर पाए। हालांकि कोविड का एक समय था जब संक्रमण फैलने का डर था, लेकिन अब उसका अंतिम संस्कार क्यों नहीं किया गया और क्या वजह रही, ये तो बेहतर है कि अस्पताल प्रबंधन है वो इस मसले पर बता पाएंगे। लेकिन यहाँ ये जाहिर होता है कि अब मानवता नाम की चीज यहाँ पर नहीं है। यही वजह है कि जो कोविड से जो संक्रमित लोग थे 3, उनकी डेड बॉडी अभी भी 4 सालों तक पड़ी हुई है। जी बहुत शुक्रिया युगल जानकारी साझा करने के लिए। और अब खबर कोंडागांव से है, जहां बिजली कंट्रोल रूम के पैनल बोर्ड में अचानक से भीषण आग लग गई। बारिश के दौरान आकाशीय बिजली गिरने से आग लगी। कंट्रोल रूम का कंट्रोल पैनल जल चुका है। शहर और ग्रामीण इलाकों में अब बिजली की सप्लाई ठप है। लोग परेशान हो रहे हैं कि बिजली गुल है, बत्ती गुल है, और कई ऐसे काम हैं जो उन्हें करने होते हैं जो कि नहीं हो पा रहा क्योंकि आकाशीय बिजली गिरने की वजह से। आप देख सकते हैं कंट्रोल पैनल में ही भीषण आग लग गई और बिजली सप्लाई ठप है, लेकिन अब तक इसको ठीक नहीं किया जा सका है। बना दे वैसे नहीं आते थे, पकाता खेती चाय 3 बजे हम लोग लाइन को बंद। बना दे। गरियाबंद में करीब 12 घंटे से बारिश हो रही है। शहर में करीब 10 घंटों से बिजली बंद है। तेज आंधी तूफान के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। बिजली बंद है, सड़कों पर पेड़ गिरे हैं और कई इलाकों में रास्ते भी बंद हैं। रात भर मेंटेनेंस में बिजली विभाग जुटा रहा, कर्मचारी लगातार काम करते रहे। मौसम विभाग ने आंधी तूफान और बारिश का अलर्ट जारी किया है, यानी कि गरियाबंद में अभी कुछ दिन ऐसे ही स्थिति बनी रहेगी, जहां तेज बारिश आंधी के साथ साथ तूफान भी आप देखेंगे। तो दूसरी तरफ अलर्ट जारी किया गया है कि जो भी काम हो उसे समय रहते निपटा ले, क्योंकि 12 घंटे से बारिश लगातार हो रही है और ऐसे में बिजली भी ठप है, सड़कें भी बंद है, पेड़ के भी गिरने की खबरें सामने आ रही हैं आंधी की वजह से। और मौसम विभाग ने अनुमान जताया है कि अभी आने वाले कुछ दिन ऐसे ही रहेंगे। और अब खबर बलरामपुर की, जहां हाथी के मौत के मामले में फरार 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इससे पहले भी एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया था। फोकली महुआ गांव में करंट की चपेट में आने से मादा हाथी की मौत हो गई थी। आरोपियों ने शिकार करने के लिए ये बिजली के तार बिछाए थे। इन दोनों ही आरोपियों को अब गिरफ्तार कर लिया गया है। लगातार जो जानवर है उनको नुकसान पहुंचा रहे हैं बिजली के तार बिछाकर, ताकि इन्हें सफलता हाथ लगे, लेकिन पुलिस ने इन दोनों ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। और अब बात पेंड्रा की होगी, जहां बेमौसम हुई बारिश के बाद घना कोहरा छा गया। लोगों को गर्मी से राहत मिली है, तापमान में गिरावट आई है। पिछले 3 दिनों से यहां पर बारिश हो रही थी। ओले और बारिश से फसलों को काफी नुकसान हुआ है। मौसम विभाग ने अब मौसम साफ होने का अनुमान भी जताया है।
और अब बात करेंगे लोकसभा चुनाव से जुड़ी खबरों की, जहां लोकसभा के पहले चरण के चुनाव के लिए आज से ही नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है। छत्तीसगढ़ में बस्तर लोकसभा के लिए पहले चरण में 19 अप्रैल को चुनाव होगा। इसके लिए संसदीय क्षेत्र मुख्यालय जगदलपुर में कलेक्ट्रेट में तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। आज से यहां पर नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। नामांकन दाखिल करने की जो अंतिम तिथि है वो 27 मार्च है। कलेक्टरेट परिसर को कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के घेरे में रखा गया है। बस्तर लोकसभा क्षेत्र अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए सुरक्षित है, तो यहाँ पर तैयारियां जोरों पर हैं। आज नामांकन दाखिल किए जाएंगे। बस्तर के लिए पहला चरण 19 अप्रैल को होगा और महज एक सीट बस्तर की, जहां पर वोट डाले जाएंगे। श्रीनिवास नायडू संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। श्रीनिवास, आज बस्तर के लिए नामांकन फाइल होंगे, इसके लिए क्या तैयारियां हैं? देखिए, जो छत्तीसगढ़ के जो पहला चरण का जो मतदान होना है वो बस्तर में होना है। ऐसे में जहां सुरक्षा महकमा पूरी तरह से चुनावी मोड में अलर्ट है, तो वही प्रशासन भी पूरी तरह से तैयार है। आज से 20 मार्च से नामांकन प्रक्रिया की दाखिला की शुरुआत होगी और ये 27 मार्च तक चलेगा। प्रत्याशियों को लगभग एक हफ्ता का समय दिया गया है नामांकन दाखिल करने में। चूंकि भाजपा के जो प्रत्याशी वो सघन प्रचार कर रहे हैं और कांग्रेस के प्रत्याशी का अभी नाम तय नहीं हुआ है, तो ऐसे में प्रशासन ने पूरी तरह से तैयारी कर ली है। जो कलेक्टेड है वहां पर बैरिकेड्स लगा गए हैं और साथ ही जो नामांकन की जो प्रक्रिया है आज से शुरू हो जाएगी। अब देखना होगा कि जो इस एक हफ्ते के अंदर में या तो होली के बाद भाजपा नामांकन दाखिल करेगी या होली के पहले। अब फिलहाल देखना होगा कि जो नामांकन की प्रक्रिया है कौन दल पहले आके नामांकन दाखिल करता है। एक छोटा सा जवाब श्रीनिवास से कि कौन कौन यहाँ पर आज पहुंचेगा, कोई बड़ा फेस जो कैंडिडेट्स के साथ यहाँ पर पहुंचे नॉमिनेशन के लिए? देखिए, अभी तक तो बीजेपी का जो नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया है ये तो अभी कुछ दिन बाद ही हो पाएगी और कांग्रेस की जो प्रत्याशी उनका नाम तय नहीं हुआ। हाँ, ये जरूर है कि हमर राज पार्टी जो है वो बस्तर में अपना उम्मीदवार उतार रही है। महिला प्रत्याशी को बनाया जा सकता है। कल उनकी बैठक हुई है और आज या फिर देर शाम तक उनका भी प्रत्याशी हो जाएगा। फिलहाल आज का जो नामांकन प्रक्रिया है, आज देखते हैं शाम तक कौन नामांकन। 27 मार्च तक वक्त भी है और ऐसे में देखना होगा कि आखिर कब यहाँ पर पहुंचेंगे। बहुत शुक्रिया श्रीनिवास जानकारी साझा करने के लिए। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की। आज बस्तर दौरा है उनका और ऐसे में कई जगहों पर वो जाएंगे। बड़े कार्यक्रम में शामिल होंगे। दंतेवाड़ा में कार्यकर्ता सम्मेलन में भी वो शामिल होंगे। दोपहर में नारायणपुर जिले के बेलूर में जनसभा को संबोधित करेंगे। तो बेहद ही खास दिन है आज, क्योंकि एक तो आज बस्तर के लिए 19 अप्रैल को पहला चरण है, बस्तर में वोटिंग होंगे और उसके लिए आज से ही नॉमिनेशन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। तो दूसरी तरफ आज ही दौरा भी है विष्णुदेव साय का। आकाश शुक्ला संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। आकाश, आज का दिन कितना महत्वपूर्ण है और आज विष्णुदेव साय बस्तर आ रहे हैं? जी बिल्कुल, चुनावी तैयारियों और चुनावी प्रक्रिया के बीच आज महत्वपूर्ण दौरा मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का है। वो आज दंतेवाड़ा दौरे पर है, बस्तर दौरे पर हैं। वो यहाँ से रायपुर से निकल गए हैं और दंतेवाड़ा पहुँचेंगे। इसके बाद सुबह 11:30 बजे करीब वहाँ पे कार्यकर्ता सम्मेलन होगा, जहाँ पे सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद होंगे। सीधा लक्ष्य है कि बस्तर जो लोकसभा है उसको जीत हासिल करना है। उसके लिए सभी कार्यकर्ताओं को एकजुट किया जा रहा है। सभा इसी वजह से है कि कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं में उत्साह भरा जा सके। इसके बाद दोपहर 1 बजे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का नारायणपुर दौरा है। यहां पर जनसभा को संबोधित करेंगे। बस्तर लोकसभा है, महत्वपूर्ण है, जो 11 सीटें जीतने का भाजपा ने लक्ष्य रखा है। तो कहीं ना कहीं बस्तर भी एक महत्वपूर्ण लोकसभा है, क्योंकि यहां पर कांग्रेस हम लोग माननीय हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी के साथ दंतेवाड़ा जा रहे हैं और वहीं से लोकसभा चुनाव की शुरुआत कर रहे हैं और आज दंतेश्वरी माई का आशीर्वाद लेंगे। और आज वहाँ कार्यकर्ता सम्मेलन है और नारायणपुर में एक आम सभा है। ये नामांकन की भी शुरुआत हो रही है, प्रत्याशी तय नहीं कर पाई बस्तर में और बाकी जगहों में, कैसे देखते हैं जी? बस्तर और 5 सीटों में कांग्रेस प्रत्याशी भी तय नहीं कर पाई, आज से नामांकन की शुरुआत हो रही है, कैसे देखते हैं? अब कांग्रेस में बिखराव है और डूबती हुई नैया हम हर बार बोलते हैं, छेद हो गया है, पानी भर रहा है, तो लोग अपना आशियाना ढूंढ रहे हैं।
कांग्रेस छोड़ के जा रहे हैं और इतना बिखराव है कि मतलब मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री जी को मंच पर ही कार्यकर्ता पिछले 5 साल में उनके साथ कैसा बर्ताव हुआ है, उनकी सरकार की तरफ से, मुख्यमंत्री की तरफ से आज इतना पीड़ित है कार्यकर्ता कि उनके सामने मुंह पर बोल रहा है कि 5 साल हम लोग आपसे मिलने के लिए तरस गए। इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कांग्रेस की क्या स्थिति है। सर, एक लास्ट सवाल था कि कोषाध्यक्ष और विनोद वर्मा बस्तर संभाग के दौरे पर है विष्णुदेव साय को आप सुन रहे थे। आकाश, बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, आगे भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।